सिराजुद्दीन अच्छी खासी तैयारी से वहाँ आया था। माजिन की हवेली में आमद के साथ ही सोनिया को पैगाम भेज चुका था, इसलिए मुतमईन था कि अंदर इनका खातिर खा इस्तकबाल होगा। हस्बे तो को ऐसा ही हुआ। उबैद और सिराज के सीनों पर बंदूकों की नाल रखकर गार्ड्स को हथियार फेंक देने पर मजबूर कर दिया गया। तो मेरे खदशात दुरुस्त थे, कम अज़ कम फ़ोन पर तो कोई इशारा ही कर देते, बेवकूफ़ लड़के। इस सूरत हाल पर सिराज तैश में आकर उबैद को डांटने लगा, लेकिन अब वो यूँ सर झुकाए खड़ा था जैसे इसका इस सारे किस्से से कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ उबैद। उबैद की खामोशी ने सिराज को मज़ीद झुंझुलाहट में मुब्तला किया। ये तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता, जो पूछना मुझसे पूछो, बल्कि कुछ पूछने की ज़रूरत ही क्या है। सुबह तक आराम से इस तय खाने में मेहमान रहो। सुबह जब हवेली के मकीन और पहरेदार वगैरह होश में आएंगे तो तुम लोगों को यहाँ से निजात मिल जाएगी। ये चंद घंटे हमारे यहाँ से दूर निकल जाने के लिए काफ़ी होंगे। यूँ हम और तुम दोनों ही मज़ीद परेशानियों से बच जाएंगे। माज पीछे से आगे आया और सिराजुद्दीन को मुखातिब करके बोलता चला गया, ये तुम्हारी भूल है कि हवेली में नकबजनी करके इतनी आसानी से फ़रार हो जाओगे। हमारी पहुँच को इतना मामूली ना समझो। हम ढूंढने पर आए तो पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। सिराज खुद के यूँ बेबस हो जाने पर बुरी तरह झल्लाया हुआ था। नकबजनी? किस नकबजनी की बात कर रहे हो तुम? हमने यहाँ से तुम्हारा एक दिन का भी नहीं उठाया है और बस अपने दोस्तों को साथ लेकर यहाँ से जा रहे हैं। इनके दरमियान जारी इस गुफ्तगू के दौरान सोनिया आलम और सरमद मुहाफिजों के हथियार अपने कब्जे में लेने के साथ साथ इनको एक कोठरी में मुंतकिल करने का काम अंजाम दे चुके थे। एक कोने में सिमट कर खड़ी सजल, इसके बच्चे और गुल खान पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब फारिग होने के बाद आलम बार बार तजुब से गुल खान को देख रहा था। सजल को पश्तून औरतों के मखसूस बुरका की वजह से शनाख्त करना इसलिए मुश्किल था और आज़म भी चूँकि माँ के शाने से लगा गहरी नींद में था, इससे इसका चेहरा भी सामने नहीं था। सामने होता भी इसके लिए भांजे को पहचानना इतना आसान ना होता कि इस उम्र के बच्चों में बहुत तेज़ी से तब्दीली रूनमा होती है और ज़्यादा वक्फे से देखने वालों के लिए शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। मिल लो जाकर, वो तुम्हारी हमशीरा सजल है, माज ने आहिस्ता से कान में कहा। तो पहले वो हैरान हुआ, फिर जज्बाती से होकर सजल की तरफ बढ़ा। अद्दा साईं। आलम शाह का हाथ सजल के सर पर आया तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और बेख्तियार रोने लगी। माफ़ी चाहता हूँ मेरी बहन, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी मुश्किलात में घिर गई। वो सचमुच बहन से बहुत शर्मिंदा था। मेरी जान आप पर कुर्बान अद्दा साईं, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। सजल ने वही कहा जो एक मोहब्बत करने वाली बहन कह सकती है। इन बहन भाई की जज्बाती मुलाकात से बेनियाज माज और सोनिया वहाँ से रवानगी की तैयारियाँ कर रहे थे। सिराज और उनके गार्ड से जुमला सामान लेकर इन्हें बंद कर दिया गया था। सिराज इस सलूक पर मुसलसल चीखने चिल्लाने के साथ साथ धमकियाँ भी दे रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ से कान लपेट लिए थे। तहखाने में मौजूद गार्ड्स और कैदी अगश्ते बदनदा ये सारा तमाशा देख रहे थे। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी कि इन्हें वाशिकाफ अल्फाज में बता दिया गया था, आवाज़ निकालने वाले की आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। हवेली से बाहर जाने के लिए हमें उबैद को अपने साथ रखना होगा। दूसरी सूरत में मेन गेट पर मौजूद गार्ड हमें रात के इस पहर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम मोबाइल फ़ोन ऑफ करके एक थैले में भरते हुए सोनिया ने कहा तो इसने महज सर की जुम्बे से इसकी तायद की। थोड़ी देर में वो वहाँ से रवाना हो रहे थे। सवारी के लिए सिराज की गाड़ियों को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। एक गाड़ी को सोनिया जबकि दूसरी को माज ड्राइव कर रहा था। सोनिया की बराबर नशीस पर उबैद था और पीछे सरमद और गुलखान बैठे थे, जबकि माज वाली गाड़ी में आलम शाह और सजल मौजूद थे। इन्हें उम्मीद थी कि सिराज की गाड़ियों में रवानगी की वजह से वो बिला रोक टोक हवेली से निकलते चले जाएंगे, लेकिन मेन गेट पर रोके जाने से इनकी ये उम्मीद दम तोड़ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो भी सिराज साहब की गाड़ियों में। सोने वाली गाड़ी आगे थी और चीफ सिक्योरिटी अफसर इसी गाड़ी के करीब खड़ा बज़ाहिर मुहज़्ज़ब लहजे में पूछ रहा था, लेकिन इसकी आंखों में गहरे शक की परछाइयाँ थीं। रात गई सिराज की अपने गार्ड्स में 2 गाड़ियों में हवेली आमद और अब इन गाड़ियों की अपने असर सवारों के बगैर रवानगी ज़ाहिर है मामूल की बात नहीं थी, इसलिए इसका चौंकना और शक में मुब्तला होना बनता था। लेकिन उबैद की अगली नशीस पर सोने के साथ मौजूदगी इसे अपने रवैये को नर्म रखने पर मजबूर कर रही थी। मेरे ख्याल में तुम नहीं पूछ सकते, मेरी इस गाड़ी में होते हुए तुम्हें गाड़ी को रोकने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। सोने के इशारे पर उबैद ने चीफ सिक्योरिटी अफसर को बरहमी से जवाब दिया। आई एम सॉरी नवाबजादा साहिब, लेकिन आज से कबल आप कभी इस तरह इतनी रात के हवेली से बाहर नहीं गए और मेरे ख्याल में नवाब साहब इस बात को पसंद नहीं करेंगे। इसने हस्बे साबिक लहजे को नरम रखते हुए जवाब दिया, लेकिन इसके जवाब से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो उबैद की मौजूदगी के बावजूद गाड़ियों को आसानी से जाने की इजाज़त नहीं देगा। नवाबजादा साहिब सिर्फ हमारी खातिर ही जहमत उठा रहे हैं। हमारी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई है और ये हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं। इस बार सोनिया ने गुफ्तगू में दखल दिया और इस पर हवेली से बाहर जाने की तोजी पेश करने की कोशिश की। क्या नवाब साहिब को इस बात का इल्म है? इस वक्त इनके आराम में खलल डालकर इन्हें इत्तला देना मुमकिन नहीं था। सुबह नवाबजादा उबैद ने हालात से आगाह कर देंगे। फिलहाल हमारा जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना होना बेहद ज़रूरी है। इसने जवाब देते हुए कनखियों से माज की तरफ देखा। वो इनकी गुफ्तगू सुनने के लिए अपनी वाली गाड़ी से उतरकर करीब चला आया था। और सिराज साहिब, उनके गार्ड्स कहाँ हैं?
यकीनी तौर पर इसे सोने की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मुसलसल सवाल पर सवाल कर रहा था। वो आराम कर रहे हैं। कल हमारे शिकार पर साथ जाने का इरादा, इसलिए वो यहाँ आए हैं। वैन ने सिराज की वहाँ मौजूदगी का माकूल जवाब पेश किया। और ये लोग कौन हैं? इसने बारी बारी दोनों गाड़ियों की पिछली नशिस्तों पर मौजूद सवारियों पर नज़र डालते हुए सवाल किया। आई डोंट नो ये लोग कौन हैं। इन्हें सिराज भी अपने साथ लाए थे और हम इन्हें रास्ते में उतारते हुए जाना है। उबैद ने शानी उचकाते हुए बेनियाजी का इजहार किया। प्लीज़ आप हमें जाने दें, वरना हम लेट हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगी। आप इत्मीनान रखें, नवाबजादा साहिब और कमरुद्दीन हमें ड्रॉप करके फौरी तौर पर हवेली वापस आ जाएंगे। सोनिया ने इस बार मुतयाना लहजा इख्तियार किया। इस जैसी हसीन औरत जब किसी मर्द से इस लहजे में गुफ्तगू करे तो वो अमूमन पसीज जाता है, लेकिन चीफ सिक्योरिटी अफसर एक मुख्तलिफ मर्द साबित हुआ और खुदरे लहजे में बोला, सॉरी मैडम, मुझे आपके मसाइल से ज़्यादा अपनी ड्यूटी की फ़िक्र है। मेरे नज़दीक ये एक मुश्किल सिचुएशन है और मैं नवाब साहिब की इजाज़त के बगैर आप लोगों को नवाबजादा समेत यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब ऐसा करें, अपने स्टाफ में से एक गार्ड को वहाँ दोनों गाड़ियों में बिठा दें। इस तरह आप भी मुतमईन हो जाएंगे और हमारा भी काम नहीं रुकेगा। सोने ने इसे कायल करने की कोशिश की। सुबह होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बेहतर होगा कि आप लोग चंद घंटे इंतजार कर लें। मैं नवाब साहिब की इजाज़त के बगैर हरगिज़ आप लोगों को इस तरह जाने की इजाज़त नहीं दे सकूँगा। सजल का पश्तून बुरका आलम और सरमद का अब्तर हुलिया, गुल खान के चेहरे पर परेशानी और उबैद और कमरुद्दीन का खोया खोया सा अंदाज, इतने सारे मशकूक नासिर यकजा थे। वहाँ एक ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता और प्रोफेशनल शख्स के मुतमईन होने का सवाल ही पैदा न होता था। अपनी नाकामी को महसूस करके सोनिया ने सवाली नज़रों से मास की तरफ देखा। दोनों के दरमियान आंखों में तबादला ख्याल हुआ और मास पलटकर पीछे वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। इसने गाड़ी स्टार्ट की और सोने का नंबर मिलाया। आप मेरी बात समझने को तैयार नहीं हैं और पीछे से मुझे कॉल्स पर कॉल्स आ रही है। सोने ने झुंझुलाने की अदाकारी करते हुए कॉल रिसीव की। एक्शन, हमें उबैद को यरगमाल बनाकर यहाँ से निकलना होगा, माजी से हिदायत की। ओके, यक लफ्ज़ी जवाब देते हुए इसने फुर्ती से पिस्टल निकाला और उबैद की कनपट्टी पर रख दिया। ये चीफ सिक्योरिटी अफसर इस बुरी तरह बुखलाया कि इसके मुँह से अल्फाज निकलना मुश्किल हो गए। हमें रास्ता दे दो, मैं गारंटी देती हूँ कि नवाबजादा उबैद थोड़ी देर में सही सलामत हवेली वापस आ जाएगा। दूसरी सूरत में हर नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी। वो इतने खौफनाक लहजे में धमकी दे रहे थे कि चीफ सिक्योरिटी अफसर की पेशानी से पसीना फूट पड़ा था। इस खौफनाकी में इजाफे के लिए सरमद और गुल खान ने झुका नशिस्तों के नीचे से गार्ड से हासिल करदा असला निकाल लिया था। कुछ ऐसी सूरत हाल पिछली गाड़ी में भी थी। माज और आलम शाह ने बाकायदा अपने हथियारों की नुमाइश करते उसे बावर कराया था कि इसके पास इनका मुतालबा मान लेने के सिवा कुछ चारा नहीं है। इस हरकत के खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे तुम लोगों को। इस वक्त उन्हें खाली खुली धमकी दे सकता था। हमारा पीछा करने और पुलिस को इत्तला देने से गुरेज करना, ज़रा सा भी मशकूक हालात नवाबजादा की ज़िंदगी जाने का सबब बन जाएंगे। इसकी धमकी को कान पर बैठी मक्खी जितनी भी अहमियत दिए बगैर सोने ने जवाबी धमकी दी और एक्सीलेटर पर दबाव डाला। चीफ सिक्योरिटी अफसर ने एक बेबस सी नज़र उबैद पर डाली और किसी हुक्म के मुंतज़िर अपने मातहतों को गेट खोल देने का इशारा किया। दोनों गाड़ियाँ तेज़ी से खुले हुए गेट से बाहर निकलती चली गई। ताक़ुब से पूरी तरह होशियार रहना, सोने ने तेज़ आवाज़ में कहा और ख़ुद जैकी से रब्ता करने लगी। कुछ ही देर की गुफ्तगू के बाद इनके दरमियान तय आ गया कि वो इन्हें किस जगह से पिक करेगा। सोने ने माज को भी आगाह कर दिया। वक्त ऐसा था कि सड़कों पर बराए नामी गाड़ियाँ मौजूद थीं और ये सूरत हाल इस हिसाब से इनके हक में थी कि एक तो वो नायत तेज़ी से सफ़र कर रहे थे, दूसरे ताक़ुब में आने वाली कोई गाड़ी नज़रों में आने से बच नहीं सकती थी। 20-22 मिनट की मुसाफत तय करके वो अपने मतलूबा मुकाम पर पहुँच गए। जैकी हस्ब हिदायत एक वैन समेत इनका मुंतज़िर था। वो लोग तेज़ी से वैन में मुंतकिल हो गए। वापस जाओ दोस्त, मेरी दुआ है कि तुम ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहो और ज़िंदगी में फिर कभी थ्रिल के नाम पर ऐसा कोई तजर्बा करने का ना सोचो। माज ने उबैद से बाकायदा मुसाफा करते हुए नासियाना लहजे में कहा और ख़ुद भी वैन की तरफ बढ़ गया। इसे उम्मीद थी कि दोनों गाड़ियाँ बखैरियत हवेली वापस पहुँच जाएगी। उबैद के बारे में इल्म था कि कम उम्री के बावजूद वो ड्राइविंग में महारत रखता है, जबकि कमरुद्दीन को साथ लाने से पहले इससे भी इस बारे में मालूम कर लिया गया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।